हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोगों ने कौन सा लेक्चर स्टार्ट किया था? हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में आर एनवायरमेंट पढ़ रहे थे और आर एनवायरमेंट पे लास्ट टॉपिक चल रहा था ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन में आज हमें क्या पढ़ना है? हमें ओजोन लेयर से रिलेटेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? ओजोन लेयर से रिलेटेड। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बारे में अपन लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? चलिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलते हैं। ओजोन लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ozone is actually O3. Ozone is actually O3. ठीक है, this ozone layer O3 actually derives फ्रॉम द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई ओजोन के बाजू में एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बाजू में ओजोन, सिंपल समझे तो। ठीक है, तो होता क्या है, अब देखो अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसी होगी? चलो पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसी हो रही है? O3 O2 से ही आ रहा है। तो क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग फॉलिंग ऑफ सनलाइट, सनलाइट की गिरने की वजह से, ड्यूरिंग फॉलिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है, in the presence of UV rays, in the presence of UV rays, the oxygen of atmosphere get converted into two atomic oxygens, into two atomic oxygen। मतलब ऐसे, चलो एक रिएक्शन लिख देते हैं नीचे। रिएक्शन में मैं कैसे लिखूंगी देखो। ये इसका क्या हो गया आपका? ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, इसी में ही फिर आएगा आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? अब ये दो मिल गए ना, अब देखो अब क्या होगा? फिर अगेन सनलाइट आएगी, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस of sunlight, atomic oxygen get combined with the molecular oxygen, मतलब O2, सिंपल ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, रिएक्शन क्या बनेगी स्टूडेंट्स इस टाइम पर? रिएक्शन बनेगी O2 प्लस O तो पहले स्टेप में क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन।
फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वापस से इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर फॉर्मेशन होगा, फिर डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर फॉर्मेशन होगा, फिर डिसइंटीग्रेशन होगा। ऐसे प्रोसीजर चलता रहता है, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के आसपास बनती जाती है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, दिस O3 which is formed, डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और यूवी रेस के अलावा है ही क्या वहां पर। तो दिस O3 which is formed get disintegrated in the presence of UV rays, ठीक है, into ऑक्सीजन एंड मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। O3 क्या होता है, दिस O3 विच इज फॉर्म डिसइंटीग्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज इनटू ऑक्सीजन एंड O2। ये रिएक्शन को क्या कर दो, फिर से चला दो ना भाई, ये तो क्या हो गया था, मिलकर फॉर्मेशन कर दिया, इसने वापस इन दोनों का डिसइंटीग्रेशन करके इनका फॉर्मेशन कर लिया इस चीज का। तो क्या होगी रिएक्शन, O3 किसमें डिसइंटीग्रेट हो गया, इसको वापस आना जरूरी था क्योंकि वापस से इसको भरना है, फिर इन दोनों का फॉर्मेशन होगा, ओजोन बनेगी, फिर इसका डिसइंटीग्रेशन होगा, ये मिलेगा। मतलब इसके म्यूचुअल रिएक्शन से, जो रिवर्सिबल रिएक्शन से बार बार ऑक्सीजन का क्या हो जाता जाएगा, फॉर्मेशन होता जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओजोन। कभी कभार और हाई टेम्परेचर की वजह से ये ऑक्सीजन और O2 भी बना लेते हैं, 2O2 भी बना लेते हैं एट हाई टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करो। ये आपका ओजोन का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ओजोन का फॉर्मेशन कितनी स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है, एक इसका फॉर्मेशन, एक इसका डिसइंटीग्रेशन, एक इसका फॉर्मेशन, एक इसका डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखा इसको। ठीक है, ये वाली रिएक्शन क्या है, हाई टेम्परेचर पे कभी कभार होगी है, तो आप लोग को क्या करना है, मेनली जो एग्जामिनेशंस पे लिखना है यहीं तक ही लिखना है, यहीं तक ही समझना है। इन केस अगर ये लोग पूछते हैं आगे तो इस रिएक्शन की तरफ जाना है। ये रिएक्शन आपके लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस रोल प्ले नहीं करती है। यहां तक आपका ओजोन का फॉर्मेशन और डिसइंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखें। आगे क्या है, इसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है, इसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है, इसका डिप्लीशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। चलो हेडिंग क्या लिखेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या लिखेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब हम एक्चुअल टॉपिक पर आए हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों डिप्लीट हो रही है, क्यों दिन ब दिन इसकी जो डेंसिटी है, थिकनेस है ओजोन की, वो क्या हो रही है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, डे बाय डे the thickness of ozone around the atmosphere is
डिक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको कैसे शो करते हैं, जैसे ये अपना अर्थ है, ठीक है, या ये मान लो आपकी ओजोन की कवरिंग है एटमॉस्फेयर के आसपास, तो ये क्या कर रही है, दिन ब दिन श्रिंक होती जा रही है, दिन ब दिन क्या हो रही है, श्रिंक होती जा रही है, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो रही है। मतलब ये जिस तरीके से श्रिंक हो रही है, सारी तरफ से बराबर श्रिंक हो रही है, सारी तरफ से बराबर डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा बोलते हैं कि ये ऐसे डिक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, गोला दिख रहा है, होल दिख रहा है, तो ऐसा अपीयर होता है कि ओजोन में क्या होल होता जा रहा है, जिसको हम लोग आज की तारीख में क्या बोलते हैं, ओजोन होल। इसकी वजह से नुकसान क्या है, दिन ब दिन हाई इंटेंसिटीज ऑफ सनरेज आ रही हैं, बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो रही है, आपके रिवर्स, लेक, सीज में से पानी क्या होता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी। जो आपके ग्लेशियर्स है एंटार्क्टिका में, जो आपकी आइस जमी हुई वो दिन ब दिन पिघलती जा रही है, तो उसका पानी अनवांटेड सी में आ रहा है, आपका सी लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सी लेवल बढ़ने से क्या होगा कि अगर सी का पानी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो वो क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खत्म करेगा। भाई आपके घरों के आसपास अगर पानी आपके घरों से भी ऊपर चला गया तो आपके लिए तो हार्मफुल है ना। आप कैसे क्या दिन भर थोड़ी तैरते रहोगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे अर्थ में, अगर अर्थ में हर जगह सिर्फ पानी पानी हो जाएगा, लैंड आपको नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूवी रेज में क्या है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी है, इसकी वजह से आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ हार्म ही हार्म है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, डे बाय डे द थिकनेस ऑफ ओजोन अराउंड द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, इट इज श्रिंकिंग, एक्चुअली ये सर्कुलर मैनर में श्रिंक हो रही है। सर्कुलर मैनर मतलब हर तरफ से बराबर बराबर डेंसिटी क्या हो रही है, पूरे भाई अर्थ के आसपास सर्कुलर फॉर्म में है, अर्थ सर्कुलर है। ठीक है भाई, आपको डायग्राम में तो सर्कुलर ही दिखाते हैं। तो दिन ब दिन ओजोन की जो विड्थ कह सकते हैं, चौड़ाई कह सकते हैं, डेंसिटी कह सकते हैं, वो क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है। तो ओजोन में होल हो गया है, ओजोन में क्या हो गया है, छेद हो गया, और उस छेद से यूवी रेज आराम से अर्थ में आ रही है। ठीक है, इट इज श्रिंकिंग एक्चुअली in a circular manner around the earth, around the earth। ठीक है, creating a hole like appearance, hole मतलब छेद, creating a hole like appearance। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, this hole called as ozone hole। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ओजोन होल। ठीक है, ये हो सकता है आपको थोड़ी डल चौक है, नहीं नजर आ रहा होगा, तो मैं इस पैटर्न में भी लिख देती हूं। ओजोन में क्या हो गया, छेद हो गया है, ओजोन होल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस विल अलाउइंग UV rays to penetrate inside the atmosphere। ठीक है, अब क्यों आपके लॉस हो रहा है भाई, अगर यूवी रेस आ रही है तो क्यों लॉस हो रहा है, मतलब यूवी रेस में हार्म क्रिएट करने की प्रॉपर्टी होगी। वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यूवी रेस हैविंग हाई इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, हाई इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी will create
so many problems to the लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ये किस किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, देखो यूवी रेस क्या करती है, यूवी रेस एबल टू कॉज क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, स्किन प्रॉब्लम्स, कैंसर प्रोडक्शन। ठीक है, और क्या क्या करेंगी, इवापोरेशन। भाई थोड़ा बहुत जब सनलाइट आती है तो रिवर्स लेक में से पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, वाटर वेपर्स बन जाता है और रेनफॉल होती है, पर इसके कारण हद से ज्यादा ही उड़ जाएगा, मतलब इवन आपको भी पानी नहीं मिलेगा। तो इवापोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर, फ्रॉम वाटर बॉडीज, फ्रॉम वाटर बॉडीज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, देखो ये तो क्या था कि ग्लेशियर्स में से बर्फ पिघले के रहेगा, वो इसी कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। और क्या क्या प्रॉब्लम होगी, टू मच बर्निंग ऑफ प्लांट्स को क्या करेंगे, बर्न कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अगर प्लांट्स बर्न हो गए तो आपकी फूड चेन बिगड़ जाएगी, आपके इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस आ जाएगा। ओवरऑल ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या कर रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स इसको लिखा, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो ओजोन होल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, इससे आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चल तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, दैट्स व्हाई काउंटेड एज वन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हो रहा है ना, वन ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, these problems which are created by ozone layer depletion, ozone layer depletion causing environmental imbalance, environmental imbalance। ठीक है, अब देखो सारी चीजें पढ़ ली, लास्ट में एक चीज पढ़ना अभी भी बाकी है कि ओजोन लेयर डिप्लीट कर कौन रहा है। भाई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना आपने, बनना, डिसइंटीग्रेशन होना, एक्चुअली ओजोन लेयर का डिप्लीशन कौन कर रहा है, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज ही एक्चुअली डिप्लीटिंग दी ओजोन। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आर, ये आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट, आर ह्यूमन एक्टिविटीज डिप्लीटिंग दी ओजोन, डिप्लीटिंग दी ओजोन लेयर। ठीक है, अब देखो कैसे होगा डिप्लीशन। हम लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स यूज करते हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर।
वी आर यूजिंग टू मच यूज ऑफ। भाई किसके घर में आज रेफ्रिजरेटर और एसी नहीं है? सबके घर में है। दिन ब दिन क्वांटिटी क्या हो रही है? एसी रेफ्रिजरेटर्स की क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है स्टूडेंट्स? बढ़ती जा रही है। तो वी आर यूजिंग टू मच रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स in our homes, in our homes यूज करते हैं। ठीक है, इसको जब हम यूज करते हैं तो इससे रिलीज क्या होता है? भाई इससे हीट रिलीज होती है ना। आप कभी फ्रिज के पीछे देखना, आपको बहुत हीट नजर आएगी, या एसी के पीछे से बहुत ज्यादा हीट निकलेगी। एक्चुअली वो क्या निकल रही है? वो गैस निकल रही है इन दी फॉर्म ऑफ क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स, इन दी फॉर्म ऑफ क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स। ठीक है, which are made up of, CFC के ही बनते हैं। छोड़ते भाई जिस चीज के आप बने होगे वही चीज निकालोगे। ठीक है, which are made up of and also releasing, इसके साथ में ही लिखेंगे and also releasing CFC compounds। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। क्लोरोफ्लोरो, देखो 9th क्लास में इतना नहीं पढ़ा था ओजोन से रिलेटेड, पर 10th में उतना ही आप ज्यादा पढ़ रहे हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CFC कंपाउंड। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। अब देखो क्या होता है इन CFC, ये CFC क्या इनर्ट है? इनर्ट मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, कोई कलर नहीं है, कलरलेस, कोई खुशबू नहीं है, ऑर्डरलेस, कोई सुगंध नहीं है। ठीक है, होता है। अब क्या होता है देखो, रेफ्रिजरेटर्स और एसीज भी, एसीज का जैसे काम चलता रहता है, एक्टिविटीज चलती रहती है, उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे ये CFC क्या कर देता है? क्लोरीन को, क्लोरीन में मान लो कि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल भी छोड़ दिया उसने। ठीक है ना, CFC हाई टेम्परेचर पे क्या करेगा? क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल छोड़ देगा। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। मतलब जैसे एक क्लोरीन आया, भाई जैसे आप यूज करें डे टू डे एक्टिविटीज में रेफ्रिजरेटर्स और ये सब, एसी CFC हाई टेम्परेचर पे क्लोरीन को छोड़ रहा है। क्लोरीन क्या होता है? Cl होता है, क्लोरीन को छोड़ रहा है। अब क्लोरीन आपके एटमॉस्फेयर में या एटमॉस्फेयर से वो ओजोन में चला गया, तो क्लोरीन क्या कर रहा है? 1 लाख मॉलिक्यूल, जैसे आपका ओजोन किसका बना हुआ है? O3 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 बनता जा रहा है, टूटता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो ऐसे एक क्लोरीन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को, O3 मॉलिक्यूल्स को खत्म करती जाएगी। तो O3 खत्म होता जाएगा तो ओजोन क्या हो जाएगी? दिन ब दिन खत्म होती जाएगी। भाई ओजोन के जो इंग्रेडिएंट्स है O3 वो ही नहीं रहेंगे तो ओजोन की थिकनेस कहां से रहेगी? ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? These CFC on high temperature release chlorine molecule which has the capability to destroy 1 lakh ozone molecules. 1 lakh ozone molecules. Thereby decreasing ozone layer thickness. तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ आपकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हो गई? खत्म हो गई हैं।
आप अपने इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, सारे पॉइंट्स को वापस से सोचो। पहला आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट में आप कूड़ा करकट किसी भी टाइप का ऐसे इधर उधर मत फेंको, आप उन्हें प्रॉपर गार्बेज में फेंको। आपकी म्यूनिसिपैलिटी नहीं ले जा रही है तो आप कंप्लेन करो कि नहीं, म्यूनिसिपैलिटी को उस गार्बेज में से लेके जाना है, वो अपने हिसाब से उन्हें बायोडिग्रेडेबल नॉन डिग्रेडेबल को अरेंज करेंगे। आपका इन्वायरमेंट का पोल्यूशन दिन दिन घटना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर आप इंडस्ट्रीज खोल रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्रीज मैनकाइंड के लिए बेनिफिट होती है, लेकिन आप क्या करो, अगर उसमें से कोई वेस्ट मैटर निकल रहा है तो उसे मैनेज वे में कहीं इकट्ठा करके डालो। ऐसा नहीं कि आप सॉइल या एयर में छोड़ रहे हो। अगर आपको क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, आप थोड़ा नेचुरल मैन्योर ज्यादा यूज करो। खाद डालते हैं ना फार्मर, तो नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा यूज करो। इंस्टेड आप बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हो, या अगर आप केमिकल्स यूज कर रहे हो तो एक लिमिट में यूज करो। ऐसा नहीं एक बार में 10,000 क्रॉप्स उगा दी और भर भर के पेस्टिसाइड डाल दी कि उगे और मैं कमाऊं। इस तरीके से मत करो, एक ही तरीके से क्रॉप्स को उगाओ जिससे कि लिमिटेड यूज हो केमिकल्स का, ठीक है। अगर वो फ्लो हो रही है पानी में तो उस एयर को, या उस एयर को तो नहीं, पानी को आप एक जगह स्टोर करके रखो, हार्वेस्ट करके रखो। ये गंदा पानी, केमिकल वाला पानी, इससे कोई और यूज नहीं कर पाए, आप उन्हें किसी और चीज में रीयूज करो, या उसे कहीं पर डंप करो, ऐसी जगह जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे नहीं पी पाए, ठीक है। अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज को क्रिएट करने के लिए प्लांट्स को काट रहे हो तो एक प्लांट को काटो तो 100 प्लांट उगाओ, क्योंकि आप अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी खत्म कर रहे हो, एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी पॉल्यूट कर रहे हो, तो आपका क्या है, इन्वायरमेंट दिन ब दिन क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। एनर्जी को बहुत ज्यादा मतलब क्या वेस्ट मत करो। जैसे मैंने कहा था कि अगर एक ही बिल्डिंग में 5 बच्चे रहते हैं, उनको एक ही डिस्टेंस कवर करके स्कूल जाना है, तो अलग अलग व्हीकल्स ना यूज करके, पेट्रोल को खराब ना करके आप एक ही बस में चले जाओ, ठीक है। या आप ऑफिस जा रहे हो तो आप कार की क्या कर सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो कि नहीं भाई इसमें अपन ऐसे यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या है, आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कैसे बचा सकते हो। मेजर्स फॉर environmental problems, बेटा प्रॉब्लम्स प्रिवेंशन, कैसे रोक सकते हो कि इन्वायरमेंट में क्या हो, प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखते चलते हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा, देखो यहां के बाद यहां लिखा, यहां के बाद ये टॉपिक लिखा है अपन ने, ठीक है। यूज मोर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, जो डिकम्पोज हो सकते हैं, रिसाइकिल हो सकते हैं, उन्हें ज्यादा यूज करो। यूज मोर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। और क्या कर सकते हो, सेव एनर्जी इन ऑल रेस्पेक्ट्स, इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है। बाकी क्या कर सकते हो आप, मोर प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्री से रिलेटेड, मैनेज द वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। इन सब के बाद मैं आपको एक मंत्र देती हूं, एक मंत्र को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हो। उसको बोलते हैं 3 Rs। 3 Rs का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि अनवांटेड यूज मत करो। अगर यूज कर रहे हो तो उसी चीज को स्टॉक में सेव करके भी रखो कि अगर इन केस ये चीज खत्म हो जाती है तो मैं उसे क्या कर सकती हूँ, रीयूज कर सकती हूँ, क्योंकि बची हुई है ना। रिसाइकिल मतलब
कोई चीज आपने यूज करी, वापस से उसे रिसाइकिल करके या तो उसी की ओरिजिनल फॉर्म में या कन्वर्टेड फॉर्म में क्या करो, यूज करो। और रीयूज मतलब एक बार जो चीज आपने रख ली है, अगर आपको पता है कि वो नहीं खराब हुई है, मैं उसे और चला सकती हूं, तो आप क्या करो, उसे बार बार क्या करो, रीयूज करो। ठीक है, तो रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ यूज ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स ठीक है, रिसाइकिल मटेरियल अगेन एंड अगेन। रीयूज का मतलब क्या है, यूज द सेम थिंग अगेन, यूज द सेम थिंग अगेन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर 10th क्लास का आर इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आर इन्वायरमेंट में हमने सारे कंटेंट्स पढ़ लिए। वी हैव डिस्कस इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद अपन लोगों ने इकोसिस्टम टाइप पढ़ लिए। इकोसिस्टम टाइप के बाद अपन ने फूड चेन, फूड वेब, फ्लो ऑफ एनर्जी, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन लेयर डिप्लीशन और फाइनली हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स नहीं हो, सब कुछ को मिलाकर। ओजोन लेयर का इसलिए नहीं लिखाया क्योंकि ओजोन लेयर का क्या है, हम लोगों ने समझ लिया है कि भाई रेफ्रिजरेटर, एसी इसको क्या करना है, दिन ब दिन कम करना है। और ओवरऑल कम करने के लिए ये 3 मंत्र हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करोगे तो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स आप बढ़ाओगे तो नहीं, पर दिन ब दिन घटा दोगे और घटते घटते वो इतनी मिनिमम पोजीशन पे आ जाएंगे कि आपको हार्म नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी पावर बूस्टर क्लास हो सकता है मैं आपको 2 से 3 दिन बाद बताऊंगी। एज सच कोई खास समरी नहीं, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है। समरी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन 2-3 दिन बाद कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो आप एक बार क्या था, बुक में से हल्का सा देख के आना कि उसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।